हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोलाइडी विलयनों का गुणधर्म समझेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड में लगभग हर वर्ष यहां से प्रश्न बनते हैं। शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहा हो जब गुणधर्म से कोई प्रश्न ना बना हो। तो चलिए देखते हैं गुणधर्म। सबसे पहला जो गुण हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों का वो है परासरण दाब। परासरण दाब के बारे में हम लोगों ने विलयन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि परासरण दाब एक अणु संख्या गुण है जो विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अब यदि किसी वास्तविक विलयन को हम कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करते हैं तब वास्तविक विलयन के कण, अणु, परमाणु अथवा आयन ये समूहों के रूप में इकट्ठा होने लगते हैं और हजारों की संख्या में ये कण एकत्रित होकर एक कोलाइडी आकार का कण बना लेते हैं। तो इस प्रकार जब कोई वास्तविक विलयन को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जाता है तो कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि वास्तविक विलयन के लगभग 1000 कण आपस में संयुक्त होकर कोलाइडी आकार का एक कण बनाते हैं। तो जब कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या कम हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयनों के जो परासरण दाब हैं उनके वास्तविक विलयनों की तुलना में बहुत कम होते हैं। हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि वास्तविक विलयन के कण किस प्रकार से आपस में संयुक्त होकर कोलाइडी आकार का कण बनाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वास्तविक विलयन में कणों की संख्या बहुत ज्यादा है और कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या बहुत कम हो गई। तो इस प्रकार कोलाइडी विलयनों का जो परासरण दाब है वह भी बहुत कम हो जाता है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि कोलाइडी विलयनों के परासरण दाब उनके वास्तविक विलयनों की तुलना में खाली स्थान होते हैं तो बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टिंडल प्रभाव। क्या है टिंडल प्रभाव? जब अंधेरे में रखे किसी कोलाइडी विलयन में से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तब बड़े आकार के जो कोलाइडी कण होते हैं वो प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करने लगते हैं, उनको स्कैटरिंग करने लगते हैं, बिखेर देते हैं। तो ऐसा होने पर जो प्रकाश का मार्ग है हमें दिखाई देने लगता है। यहां चित्र में हमने प्रदर्शित किया है एक कोलाइडी विलयन है, उसपे से प्रकाश की एक पुंज, किरण पुंज गुजर रही है। तो जो बड़े आकार के कोलाइडी कण हैं वो प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करने लगते हैं, स्कैटरिंग करने लगते हैं, जिससे वो कण चमकने लगते हैं और प्रकाश का मार्ग हमको दिखाई देता है। इसके कई उदाहरण हम आम जीवन में भी देखते हैं। जैसे अंधेरे में हम अगर टॉर्च को जलाएं आकाश की ओर तो टॉर्च का फोकस हमें दूर तक जाता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार रात में गाड़ियों का फोकस भी हमको दिखाई देता है। तो वास्तव में होता यह है कि जो धूल के कण हैं उस टॉर्च के फोकस के सामने आते हैं या गाड़ी के फोकस के सामने आते हैं तो वो धूल के कण चमकने लगते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करने लगते हैं, जिससे हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। समुद्र का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना या धूमकेतु की पूंछ का चमकना, ये सब टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है। हमें पता है हमारे धरती पर वायुमंडल है, वायुमंडल में धूल के कण हैं जो कोलाइडी आकार के होते हैं। तो जैसे ही सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो धूल के कण चमकने लगते हैं, वो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करने लगते हैं, जिससे पूरा का पूरा आकाश हमको नीला दिखाई देता है। तो ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि धरती पर वायुमंडल है। जिन ग्रहों पर वायुमंडल नहीं है वहां आकाश काला होता है। जैसे आप चांद पे अगर जाएं तो चांद पर वायुमंडल नहीं है तो दिन में भी चांद पर तारे नजर आते हैं, क्योंकि वहां का जो आकाश है वो काला रहता है। तो इस प्रकार टिंडल प्रभाव के कई उदाहरण हैं। एग्जाम में अनेकों बार ये प्रश्न के रूप में पूछा गया है। 2 नंबर के प्रश्न के रूप में टिंडल प्रभाव को परिभाषित करके आपको ये चित्र बनाना होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्राउनी गति।
सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि कोलाइडी कण सतत अनियमित रूप से विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं। कोलाइडी कणों के इस अनियमित गति को ही हम ब्राउनी गति कहते हैं। यदि किसी अंधेरे कमरे में किसी सुराग से सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो धूल के कणों की गति हमने देखा है। वो जो धूल के कणों की गति है, ये ब्राउनी गति है। तो ब्राउनी गति के पीछे कारण क्या है? कोलाइडी आकार के जो कण हैं, वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं और उनका आकार सममित नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के आकार लिए होते हैं। और विलायक माध्यम के जो अणु हैं, इन कणों से लगातार टकराते रहते हैं और इनके टक्करों के फलस्वरूप ही ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। तो ब्राउनी गति को हमने चित्र में प्रदर्शित किया है। कण सीधी सरल रेखा में गति करते हैं, लेकिन जैसे ही विलायक के अणु टकराएंगे, उनकी गति की दिशा बदल जाती है और इस प्रकार ये अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। तो यदि ब्राउनी गति के ऊपर प्रश्न बनता है, तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि ब्राउनी गति है क्या। कोलाइडी कणों की अनियमित गति ब्राउनी गति है। और दूसरा, ये कैसे उत्पन्न होती है? तो विलायक माध्यम के अणुओं द्वारा जो लगातार टक्कर होती है, टक्करों के फलस्वरूप ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। तो प्रश्न के 2 भाग हैं, ब्राउनी गति क्या है और ब्राउनी गति कैसे उत्पन्न होती है। ये जब हम देंगे तब जाकर हमको पूरे नंबर मिलते हैं और साथ में ये चित्र बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैद्युत कण संचरण। क्या है वैद्युत कण संचरण? कोलाइडी कणों पर धन या ऋण आवेश होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब यदि किसी कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, तो ये जो आवेशित कोलाइडी कण हैं, अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं और वहां पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं। तो कोलाइडी कणों की जो ये गति है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो गति उत्पन्न हो रही है, इसी को हम कहते हैं वैद्युत कण संचरण। यहां हमने चित्र में प्रदर्शित किया है, एक यू ट्यूब लिया है और उसमें एक कोलाइडी विलयन लेकर के और 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो आवेशित कोलाइडी कण है, यहाँ आर्सेनियस सल्फाइड का आवेशित कोलाइडी कण हमने लिया हुआ है, तो ये एनोड की ओर गति करने लगेगा और वहां पहुंचकर उदासीन हो जाएगा। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी सेट हुआ है और सैद्धांतिक प्रश्न के रूप में भी सेट हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति खाली स्थान कहलाती है, तो वैद्युत कण संचलन कहलाती है। और इसको धन कण संचलन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें कोलाइडी कण धन आवेशित थे और उनकी गति को देखा गया था, तो उसको देखते हुए धन कण संचलन भी इसको कहा जाता है। वैसे धनात्मक कण हो या ऋणात्मक कण हो, दोनों ही गति करते हैं और विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। अगर कोलाइडी कणों पर धन आवेश है, तो वो कैथोड की ओर गति करेंगे, और कोलाइडी कणों पर अगर ऋण आवेश है, जैसा कि यहाँ पर हमने आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन लिया है, तो आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश होता है, तो ये एनोड की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्युत परासरण। ये जो विद्युत परासरण है, यह एक प्रयोग में जो घटना घटित होती है, उसको विद्युत परासरण कहते हैं और प्रयोग आधारित है इस वैद्युत कण संचलन पर। देखिए, अभी हमने देखा कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, धन आवेश होता है या ऋण आवेश होता है, लेकिन पूरा का पूरा जो कोलाइडी तंत्र है, वह विद्युत उदासीन होता है। तो यह तभी संभव है कि जितना आवेश कोलाइडी कणों पर है, उतनी ही मात्रा में विलायक माध्यम में विपरीत आवेश आ जाए, तभी पूरा का पूरा कोलाइडी तंत्र उदासीन हो सकता है। तो यह देखा गया है कि विलायक माध्यम में
कोलाइडी कणों के विपरीत और उनके बराबर आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब यदि ऐसी व्यवस्था की जाए, एक चित्र से समझते हैं। चित्र में हमने एक U-ट्यूब लिया है और इसमें कोलाइडी विलयन ना लेकर के परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को अलग अलग लिया है। इसमें हमने परिक्षिप्त प्रावस्था का एक डायफ्राम लगा दिया है U-ट्यूब के बीचों बीच, उसको फिक्स कर दिया गया है और विलायक माध्यम जैसे जल है उसको भर दिया गया है। अब इसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चूंकि परिक्षिप्त प्रावस्था के डायफ्राम को हम फिक्स कर दिए हैं, स्थिर कर दिए हैं, वो गति नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं कुछ देर के बाद कि विलायक माध्यम का जो तल है U-ट्यूब की एक भुजा में ऊपर उठने लगता है और यह उस भुजा में ऊपर उठता है जिस ओर ये डायफ्राम यदि फ्री होता तो गति करता, उसकी विपरीत दिशा में विलायक माध्यम ऊपर उठता है। जैसे इसके पहले हमने देखा कि आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश होता है। यहां हमने आर्सेनियस सल्फाइड का डायफ्राम लगाया है, तो आर्सेनियस सल्फाइड अगर फ्री होता तो एनोड की ओर गति करता। अब चूंकि वो फिक्स हो गया, वो गति नहीं कर पा रहा है, तो जो विलायक माध्यम है वो कैथोड वाली भुजा में ऊपर उठने लगा है। तो इस घटना को ही हम वैद्युत परासरण कहते हैं। तो इस प्रकार विद्युत परासरण जो है, एक प्रयोग में एक घटना घटित हुई है जिसको हम विद्युत परासरण नाम दिए हैं। बाकी यह आधारित है वैद्युत कण संचलन पर। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्कंदन। स्कंदन को समझने के पहले कोलाइडों के स्थायित्व को समझना आवश्यक है। कोई भी कोलाइडी तंत्र स्थायी कैसे होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है विद्युत आवेश। कोलाइडी कणों पर समान आवेश होता है, या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा। तो किसी भी कोलाइडी तंत्र पे कणों का आकार एक जैसा होता है, या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा, और भिन्न भिन्न कोलाइडी तंत्र में कणों का आवेश अलग अलग होता है। तो यहां हम कल्पना करते हैं कि आर्सेनियस सल्फाइड का जो कोलाइडी विलयन हमने देखा था, उसमें कणों पर ऋण आवेश होता है। तो यहां पर ऋण समान आवेश के कारण ये जो 2 कोलाइडी कण हैं, एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कभी भी ये 2 कण आपस में चिपक नहीं सकते हैं। तो जितने भी कोलाइडी कण हैं एक दूसरे से दूर दूर बने रहते हैं और इस प्रकार कोलाइड को स्थायित्व प्राप्त होता है। और इसके पहले हम लोगों ने देखा ब्राउनी गति। ब्राउनी गति भी कोलाइडों के स्थायित्व का कारण है। तो यदि कभी भी ये पूछा जाता है कोलाइडों के स्थायित्व का कारण, तो उसके पीछे 2 कारण है, विद्युत आवेश और ब्राउनी गति। इस पर कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये पूछा गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न में आया है कि कोलाइडों के स्थायित्व का कारण है पहला ऑप्शन विद्युत आवेश, दूसरा ऑप्शन ब्राउनी गति, ऐसे कई रहते हैं और लास्ट में रहता है विद्युत आवेश एवं ब्राउनी गति। तो पहले पूरा पढ़िए। हम लोग जल्दबाजी में पहला विद्युत आवेश टिक लगा दिया है कि बात तो सही है, विद्युत आवेश है कारण, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। वो विद्युत आवेश के साथ ब्राउनी गति, ये दोनों जो हैं वो स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं स्कंदन। अभी हमने देखा कि कोलाइडी कणों पर समान आवेश के कारण ये एक दूसरे से दूर दूर बने रहते हैं और इस प्रकार कोलाइडी विलयन स्थायित्व को प्राप्त करता है। अब यदि किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की उपयुक्त मात्रा मिला दी जाए तो क्या होगा? हमें पता है विद्युत अपघट्य विलयन में अपने आयनों में टूट जाएगा, वो टूटकर धनायन और ऋणायन देगा। तो विद्युत अपघट्य से जो ये आयन प्राप्त होते हैं, ये कोलाइडी कणों के आवेश को नष्ट कर देते हैं। और जब कोलाइडी कणों का आवेश नष्ट हो जाएगा तो ये कण आपस में चिपकने लगेंगे। ये कण जो अभी तक दूर दूर थे समान आवेश के कारण, ये आपस में चिपकने लगेंगे और इस प्रकार ये निलंबन के कण में परिवर्तित हो जाएंगे। 100 नैनोमीटर से बड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? निलंबन। और इस घटना को ही हम कहते हैं स्कंदन। ये अवक्षेप में परिवर्तित हो जाते हैं। निलंबन मतलब अवक्षेप में
परिवर्तित हो जाते हैं। जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की उपयुक्त मात्रा मिलाई जाती है, तब विद्युत अपघट्य से प्राप्त आयनों के द्वारा कोलाइडी कणों का आवेश नष्ट हो जाता है, जिससे वो संयुक्त होकर अवक्षेप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को ही हम स्कंदन कहते हैं। अब स्कंदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, हार्डी एवं सुलजे का नियम। तो हार्डी और सुलजे का नियम क्या है, इसको हम अलग से समझते हैं, स्कंदन से ही संबंधित है। विभिन्न आयनों की स्कंदन शक्ति की तुलना करने के लिए हार्डी और सुलजे ने एक नियम दिया है। इसको हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। मान के चलिए आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडीकरण लेते हैं। हमने देखा आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडीकरणों पर ऋणावेश होता है। ये आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडीकरण है। अब इसमें जो हम विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं, उसमें मान के चलिए सोडियम आयन है। अब सोडियम आयन एक संयोजी आयन है, तो एक सोडियम आयन एक कोलाइडी कण के आवेश को नष्ट कर सकता है। अब यदि कोई विद्युत अपघट्य ऐसा है जिसमें कैल्शियम आयन उपस्थित हो, तो कैल्शियम द्विसंयोजी आयन है, इस पे डबल प्लस आवेश होता है। तो अकेला जो कैल्शियम आयन है ये दो कोलाइडी कणों के आवेश को नष्ट कर सकता है। अब यदि विद्युत अपघट्य के द्वारा एल्यूमिनियम आयन प्राप्त हो रहा हो, तो हमें पता है एल्यूमिनियम पे 3+ आवेश होता है, तो ये एल्यूमिनियम आयन अकेला ही 3 कोलाइडी कणों के आवेश को नष्ट कर सकता है। तो यदि इन आयनों के स्कंदन शक्ति की हम तुलना करें, तो सबसे शक्तिशाली स्कंदक एल्यूमिनियम हुआ, उससे कम कैल्शियम, और सबसे कम ये जो एक संयोजी धन आयन है वो सबसे कम हुआ। और इसी प्रकार अगर धन आवेशित कोलाइडी कण है तो उनका आवेश ऋणायन के द्वारा नष्ट होगा, और ऋणायन पर जिस प्रकार से आवेश बढ़ते जाएगा उस प्रकार से उसकी स्कंदन शक्ति बढ़ती जाएगी। अब किसी आयन पर उपस्थित आवेश को ही हम उसकी संयोजकता कहते हैं। तो हार्डी और सुलजे ने विभिन्न आयनों के स्कंदन शक्ति की तुलना करने के लिए एक नियम दिया है, जिसके अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। संयोजकता जितनी ज्यादा होगी वह आयन उतना ही शक्तिशाली स्कंदक होगा। जैसे हमने यहां पर देखा कि सोडियम से शक्तिशाली कैल्शियम और कैल्शियम से शक्तिशाली एल्यूमिनियम है। इसका हम बारिश के मौसम में उदाहरण भी देखते हैं। जब नल से गंदला पानी आता है तो हम उसके अंदर फिटकिरी घुमाते हैं, फिटकिरी से एल्यूमिनियम आयन प्राप्त होता है, और एल्यूमिनियम वो जो धूल के कोलाइडी कण हैं उनके आवेश को नष्ट कर देता है, और इस प्रकार वो अवक्षेप के रूप में कुछ देर के बाद नीचे बैठ जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने धनायन के स्कंदन शक्ति को लिखा है, उसी प्रकार ऋणायनों के स्कंदन शक्ति को भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो हार्डी और सुलजे नियम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में कई बार प्रश्न के रूप में पूछा गया है। यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनता है। तो आज के लिए इतना ही। अभी आगे और भी गुणधर्म है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम कोलाइडों के अनुप्रयोग भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।